सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने सबसे प्रेशियस डायमंड्स और ज्वेलरी को सुरक्षित रखते हैं, है ना? वो भी एक नॉर्मल जगह पर। ये बड़ी सिंपल बात लगती है, पर ये मेरे दोस्त कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, बल्कि वो जगह थी एंटवर्प, बेल्जियम का दिल, जिसे दुनिया आज भी डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहती है। एंटवर्प छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ से दुनिया के करीब 80% रॉ डायमंड्स सप्लाई होते हैं। मतलब पूरे डायमंड इंडस्ट्री का नर्व सेंटर यही है। शहर के बीचों बीच एक इलाका जिसे कहते हैं एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ सिर्फ कुछ ही स्ट्रीट्स पर हजारों करोड़ों के डायमंड्स का बिजनेस होता है। और इसी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा था एंटवर्प डायमंड सेंटर, वो बिल्डिंग जिसकी वॉल्ट को लोग कहते थे दुनिया की सबसे सुरक्षित वॉल्ट। इस वॉल्ट की सिक्योरिटी को कोई भेद नहीं सकता था। 24 घंटे आर्म्ड गार्ड्स, हाईटेक कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स और स्टील डोर्स। यहाँ तक कि छोटा सा चूहा भी अंदर आ जाए तो अलार्म्स बज जाए। ये लेवल की सिक्योरिटी थी। हर ज्वेलर, हर डायमंड ट्रेडर अपने सबसे कीमती जेमस्टोन्स को यहीं जमा करता था, क्योंकि सबको लगता था कि यहाँ चोरी होना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, क्रिमिनल मास्टरमाइंड और दुनिया का सबसे डेयरिंग थीफ इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला था। साल था 2003, फरवरी का महीना, और इसी एंटवर्प डायमंड सेंटर में होने वाली थी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। इस कहानी में है दिमाग, पेशेंस, टेक्नोलॉजी और ग्रीड, और है एक ऐसा रॉबरी प्लान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी की तैयारी हुई, कैसे उसे अंजाम दिया गया और कैसे उसके राज आज तक पूरी तरह से अनसॉल्व्ड हैं। हर बड़ी चोरी के पीछे होता है एक मास्टरमाइंड, और इस हाइस्ट के पीछे था एक आदमी जिसका नाम था लियोनार्डो नोतार बार्टोलो। लियोनार्डो इटली से था, एक प्रोफेशनल थीफ, और उसकी रेप्यूटेशन थी कि वो इम्पॉसिबल जगहों से भी चोरी कर सकता था। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे पता था कि इतनी बड़ी रॉबरी अकेले करना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने एक टीम बनाई, एक ऐसी टीम जिसमें हर मेंबर अपने फील्ड का एक्सपर्ट था। टीम का पहला मेंबर था द जीनियस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स का मास्टर। दूसरा था द मॉन्स्टर, एक ताकतवर आदमी जिसका काम था किसी भी ऑब्स्टिकल को ब्रूट फोर्स से हटाना। तीसरा मेंबर था द किंग ऑफ कीज, उसे किसी भी ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाने का हुनर था। और चौथा था द शेड, एक ऐसा थीफ जो सर्वेलेंस कैमरास को बाईपास करने में माहिर था। लियोनार्डो खुद था लीडर, मास्टरमाइंड, जिसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी। अब सवाल ये था कि इस डायमंड सेंटर की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो इसे ब्रीच कैसे किया जाए। लियोनार्डो ने महीनों तक प्लानिंग की। उसने खुद को डायमंड ट्रेडर बनाकर रिप्रेजेंट किया। वो रेगुलरली डायमंड डिस्ट्रिक्ट आता जाता और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीतने लगा। उसने डायमंड सेंटर में एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लिया ताकि उसे अंदर आने जाने की पूरी एक्सेस मिल सके। धीरे धीरे उसने वॉल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि वॉल्ट में मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स, इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर्स, मोशन सेंसर्स और बायोमेट्रिक लॉक्स। लेकिन लियोनार्डो की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने हर चीज का सॉल्यूशन निकाला। मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स के लिए उसने एल्यूमिनियम प्लेट्स और स्पेशल स्प्रे रेडी किया। इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर्स को फूल करने के लिए उसने थर्मल ब्लैंकेट्स अरेंज की। मोशन सेंसर्स को ट्रिक करने के लिए उसने लंबे प्रैक्टिस सेशंस किए ताकि बहुत स्लो और कंट्रोल मूवमेंट से सेंसर्स को बाईपास किया जा सके। और सबसे मुश्किल था वॉल्ट का $100 मिलियन वर्थ का स्टील डोर, जिसे ओपन करना नामुमकिन माना जाता था।
लियोनार्डो की टीम ने सीक्रेट मीटिंग्स की। उन्होंने एंट्वर्प की गलियों में छोटे मॉडल्स बनाकर प्रैक्टिस की। उन्होंने हर एंगल से रिहर्सल की, जैसे कि कोई फिल्म की शूटिंग हो। और धीरे धीरे फरवरी 2003 की वो तारीख नजदीक आने लगी जब वो असली हाइस्ट होने वाला था। अब उनके सामने था इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर। अगर बॉडी हीट डिटेक्ट हो जाती तो अलार्म्स बजते। लियोनार्डो और उसकी टीम ने खुद को थर्मल ब्लैंकेट से ढक लिया, जैसे इनविजिबल शैडो बन गए हों। धीरे धीरे सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर वो वॉल्ट के करीब पहुंचे। और अब सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, वॉल्ट का $100 मिलियन स्टील डोर। लेकिन यहाँ काम आया किंग ऑफ कीज का टैलेंट। उसने पहले ही डुप्लीकेट मास्टर की बना ली थी, ओरिजिनल की एग्जैक्ट कॉपी। उसने लॉक में की डाली और दोस्तों वो दरवाजा खुल गया। वॉल्ट के अंदर थे 189 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस। हर बॉक्स में डायमंड्स, गोल्ड, कैश और ज्वेलरी, करोड़ों की कीमत का सामान। द मॉन्स्टर ने अपनी ब्रूट फोर्स से लॉक्स तोड़े और बॉक्स दर बॉक्स खुलने लगे। टीम ने डायमंड्स और ज्वेलरी को केयरफुली बैग्स में भरा। उन्हें पता था कि उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। करीब 4 घंटे तक वो लोग वॉल्ट के अंदर रहे। उन्होंने लगभग $100 करोड़ के डायमंड्स और ज्वेलरी निकाल ली। सोचिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित वॉल्ट, और चोर आराम से बैग्स भर रहे थे। सुबह होने से पहले लियोनार्डो और उसकी टीम वॉल्ट से बाहर निकल गई। उन्होंने पीछे कुछ ट्रैश बैग्स छोड़े और बाकी सब इरेज कर दिया। और फिर वो रात की तरह गायब हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस खाली बॉक्सेस। अगली सुबह 16 फरवरी 2003 डायमंड सेंटर का स्टाफ अपनी रूटीन शिफ्ट पर पहुंचा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वॉल्ट खोला गया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 189 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़े जा चुके थे। अंदर पड़े डायमंड्स, गोल्ड और कैश गायब थे। वॉल्ट को देखकर किसी की भी रूह कांप जाती, जैसे वहां एक प्रोफेशनल आर्मी आई हो और सर्जिकल प्रिसीजन से सब कुछ गायब कर दिया हो। डायमंड डिस्ट्रिक्ट में तुरंत हड़कंप मच गया। पुलिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सब एक्टिव हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, वॉल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम्स अनटच्ड थी। ना कोई अलार्म, ना कोई फोर्स्ड एंट्री। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। ये रॉबरी किसी आउटसाइडर ने नहीं की, ये काम किसी अंदर के आदमी का लग रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। कुछ जगहों पर स्टैटिक टेप दिखा, मतलब कैमरास को ट्रिक किया गया था। उन्हें वॉल्ट के बाहर कुछ प्लास्टिक बैग्स और फूड रैपर्स भी मिले। और दोस्तों, यही गलती बन गई टीम की सबसे बड़ी चूक। ट्रैश बैग्स फोरेंसिक लैब भेजे गए और उनमें से मिला लियोनार्डो नोटार्बर्टोलो का डीएनए सैंपल। पुलिस ने तुरंत लियोनार्डो को ट्रैक किया। वो एंटवर्प छोड़कर इटली वापस पहुंच चुका था, लेकिन उसके नाम पर पहले से ही कई पेटी क्राइम्स रजिस्टर थे। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि ये पूरी हाइस्ट लियोनार्डो की ही मास्टर प्लानिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, पुलिस को एक्चुअल स्टोलिंग डायमंड्स कभी नहीं मिले। मतलब चोरी तो साबित हुई, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, लेकिन डायमंड्स का कोई सुराग नहीं। लियोनार्डो को 10 साल की सजा हुई, लेकिन वो बार बार कहता रहा कि मैं मास्टरमाइंड था, लेकिन डायमंड्स मैंने नहीं रखे। दोस्तों, एंटवर्प डायमंड हाइस्ट को आज भी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। पुलिस ने अरेस्ट तो किया, लेकिन चोरी हुआ सामान यानी कि $100 मिलियन से भी ज्यादा के डायमंड्स आज तक नहीं मिले। सोचिए, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद 4 लोग वॉल्ट के अंदर घुस गए, 4 घंटे तक आराम से बॉक्सेस तोड़े, करोड़ों का माल उठाया और बिना आवाज किए निकल भी गए।
इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ कि ये काम किसी ऑर्डिनरी गैंग का नहीं था। ये थी द स्कूल ऑफ ट्यूरिन, एक लेजेंडरी इटालियन थीव्स ग्रुप जो प्रिसीजन और प्लानिंग के लिए मशहूर थी। लियोनार्डो नोटाबार्टिलो को मास्टरमाइंड माना गया, लेकिन उसने हमेशा कहा, मैंने सिर्फ एक सिमुलेशन किया था, असली माल मैंने कभी नहीं रखा। कुछ लोगों का मानना है कि डायमंड्स पहले से ही ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए, और कई लोगों को शक है कि शायद ये अंदर का गेम था, यानी किसी इनसाइडर ने मदद की। 2009 में लियोनार्डो जेल से रिहा हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि डायमंड्स कहाँ गए। आज तक एंटवर्प हाइस्ट दुनिया की सबसे रहस्यमयी रॉबरीज में से एक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट भी इतना वल्नरेबल हो सकता है, तो कहीं भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, यही वजह है कि ये कहानी आज भी सुनकर रूह काम जाती है। डायमंड्स गए कहाँ, किसके पास हैं, और असली मास्टरमाइंड कौन था, ये रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली कहानी में।